डॉक्टर राकेश पाठक जी, मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से एक बार आज के सदन की जो कार्यवाही चली है उसमें जो प्रमुख मुद्दे आए हैं उन पर एक बार दर्शकों के सामने हमारे पूरी बात रखते हैं। जी ब्रजेश जी, जी मुझे दो जी। बातें पहले कहनी है। सदन में जो मुद्दे उठे उन पर बाद में बात करेंगे। नंबर एक, जब आज माननीय प्रधानमंत्री संसद भवन के सामने खड़े होकर देश को और मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो सब कहना उनका अधिकार है। लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कही कि ये विशेष सत्र है, इसको अच्छे से होना चाहिए, सब खुशी खुशी शामिल हों, रोने धोने के लिए और समय बहुत मिल जाएगा। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। देश के प्रधानमंत्री को, प्रतिपक्ष के लोगों को, विपक्ष के लोगों को रोने धोने वाला कहना मैं उचित नहीं मानता। लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से लेता हूं, और मैंने ऐसा ही माना है। जब जब ऐसी कोई बात बीजेपी या संघ का आदमी कहता है तो मैंने ये माना है कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी प्रकारांतर से ये स्वीकार कर रहे हों कि पिछले 75 साल में उनके वैचारिक पुरखे, उनके राजनीतिक पुरखे और वे स्वयं रोना धोना कर रहे थे। अगर विपक्ष का आवाज उठाना, मुद्दों पर बात करना रोना धोना है, तो शायद मोदी जी ये स्वीकार कर रहे थे कि हम तो साहब एक सदी से रो ही रहे हैं, धो ही रहे हैं। तो मैं इस रूप में ऐसा मानता हूं। दूसरी, उन्होंने एक बात कही, क्या है आप लोग क्यों परेशान है? मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी नहीं पता है कि एजेंडा क्या है इस सत्र का। मैंने फेसबुक पर लिखा ब्रजेश जी, और मैं आपके चैनल पर बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि संसद का सत्र किसी माफिया गिरोह की मीटिंग नहीं है, जहां डॉन के अलावा नंबर 2, नंबर 3 किसी को नहीं मालूम कि बॉस क्या कहने वाले हैं, किस मुद्दे पर बैठक है। संसद की बैठक हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की एक आम सभा है, और जो संसद अकेले प्रधानमंत्री की मर्जी से नहीं बनती। हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रधानमंत्री तो उसका एक अंग है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्र का तानाशाह बन गया है। उन्हें लगता है कि मेरे सिवा मेरे मंत्रिमंडल को भी किसी को नहीं मालूम है ये सत्र क्यों बुलाया गया है, और ये कोई बड़ी उपलब्धि है। ये ब्रजेशी उपलब्धि नहीं है, ये लोकतंत्र का मखौल है। संसदीय परंपरा तो ये कहती है कि कार्य मंत्रणा समिति में पहले बात जाती है, एजेंडा तय होता है, विपक्ष की साझेदारी होती है, विपक्ष को सूचित किया जाता है, संसदीय कार्य मंत्री को मालूम होता है। कुछ नहीं पता, लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया कि विशेष सत्र होगा 18 तारीख से, और प्रधानमंत्री का दावा यह है कि वे एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम है कि एजेंडा क्या है इस सत्र का। ये ठीक उसी तरह है जैसे नोटबंदी का फैसला मोदी जी का कहना है उनकी कैबिनेट के सहयोगियों को भी नहीं मालूम था, ऐसा उन्होंने खुद कहा था एक बार एक भाषण में। तो कुल मिलाकर वे संसदीय लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, जो मान्य सिद्धांत हैं, जो लिखित दिशा निर्देश है हमारे संविधान में। मैं प्रारंभिक अपने कमेंट में यह कहना चाहता था कि देखिए, सदन में अगर हमारे संसद का कोई विशेष सत्र बुलाया गया है तो बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री को और सरकार को अधिकार है। लेकिन विशेष सत्र इससे पहले कब बुलाया जाना चाहिए था? जब मणिपुर पूरा जल रहा था, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और आज भी चल रहा है ब्रजेश जी। अभी 2 दिन पहले घटनाएं हुई हैं, पुलिस का अधिकारी मारा गया स्नाइपर राइफल से, तो उस पर विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। कोविड के बाद विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन अब न जाने कौन से अज्ञात कुलशील के किसी प्रस्ताव के लिए, किसी विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो मैं इसको प्राथमिक तौर पर लोकतंत्र की परंपरा के विरुद्ध मानता हूं। सरकार अब इसमें आगे जो मुद्दे रखेगी, विपक्ष ने जिन मुद्दों की बात कही, महिला आरक्षण की बात कही है सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे अपना तर्क रख रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले 5 दिन इस देश को ये देखना होगा कि क्या सचमुच में ऐसा कुछ था जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया, या सिर्फ प्रधानमंत्री का एक शगल है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा करना, चौंकाने वाली कोई काम करना कि सबको चौंका देते हैं, सब हैरत में डाल देते हैं। अरे हमारे एक साधारण समाज को बार बार इतने झटकों की जरूरत नहीं है, वैसे ही 9 साल में इतने झटके दे चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर अब जिन मुद्दों पर कल से बात होगी नए भवन में,
उन पर नजर रखने की जरूरत है, और रखें वे अपना एजेंडा सामने रखें। ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे तो होगी नहीं। अंततः आप अगर कोई प्रस्ताव, कोई कानून, कोई विधेयक लाना चाहते हैं तो रखना तो आपको पटल पर ही पड़ेगा। आप समय से बता देते, एजेंडा घोषित कर देते, वो ज्यादा बेहतर था कि आप रहस्य बनाए जा रहे हैं, एक रहस्य लोक जैसा रच दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि अभी ब्रजेश जी, इससे आगे कल देखने की जरूरत पड़ेगी कि वे असल में क्या चाहते हैं सत्र में। जी ब्रजेश जी। डॉक्टर राकेश भट्ट, अब मैं आ जाता हूँ मूल सवाल पे आपसे। एक तो मैं ज्ञानेश से आग्रह करूंगा, एक पप्पू नाम के और कलुतोष नाम के, मेरी उनको लग रहा है कि मुझे बवासीर है, और वो क्या क्या बातें कर रहे हैं इसको अब हम ब्लॉक करना शुरू करेंगे, क्योंकि इलेक्शन जैसे जैसे आएगा इनकी भाषा में भी और बदतमीजी बढ़ती जाएगी, तो उसको ब्लॉक कर दें। मैं डॉक्टर राकेश पाठक 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ। आज जिस तरह से खड़गे साहब ने, जो मतलब खड़गे साहब का परफॉर्मेंस है, सुबह से मैं कहूंगा कि वो शायद अपनी नेतृत्व क्षमता को हर जगह, हर स्टेप पे। आनंद सर, शायद आनंद सर का नेटवर्क जा रहा है। तो बहुत संक्षेप में, रानी कमलापति स्टेशन जो भोपाल में नाम रखा गया है, उसका नाम पहले हबीबगंज स्टेशन था। असल में भोपाल पहले गौड़ राजाओं की राजधानी थी 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। और भोपाल से 50 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ एक जगह, वहां पर गौड़ राजा निजाम शाह एक थे, उनकी पत्नी थी। यद्यपि कहा जाता है वे 6वें या 7वें नंबर की उनकी पत्नी थी रानी कमलापति। फिर वो इतिहास में कई तरीके की किंवदंतियां हैं, कई तरह की कहानियां हैं। लेकिन कुल मिलाकर भोपाल अंचल में, भोपाल आपका कहना बिल्कुल सही है कि बाद में बेगमों का शहर रहा, और भोपाल बड़ा प्रोग्रेसिव था बेगमों के दौर में। भोपाल की बेगमें बहुत प्रगतिशील थी, उनके समय में शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह बहुत तरक्की कर रहा था भोपाल। तो कुल मिलाकर वो गौड़ चूंकि आदिवासी रानी थी, और आदिवासियों को लेकर बीजेपी लगातार बहुत मेहनत कर रही है, काम कर रही है, इसलिए रानी कमलापति स्टेशन उसका नाम रखा गया। और ये देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो पीपीटी में भारत सरकार ने दिया था, वो पहला स्टेशन है हबीबगंज। और वाकई में बहुत आधुनिक बन गया, एयरपोर्ट जैसा। अंदर आप जाएंगे तो अच्छा लगता है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को लेकर आपने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान चल रही थी, और कांग्रेस ने बड़े लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हुए, तब भी हमारे देश का जो व्हाइट कॉलर तबका है, सवर्ण मध्यम वर्गीय जो वर्ग है, उसे लगता था मल्लिकार्जुन खड़गे की बनिस्बत शशि थरूर ज्यादा बेहतर होंगे, युवा है, पढ़े लिखे हैं, बहुत खूबसूरत चेहरा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग थे जो इसके दूरगामी प्रभाव समझ रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तजुर्बेकार राजनेता है, और बिल्कुल जनता की बिल्कुल धरती से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। 11 बार विधायक रहे, सांसद रहे, क्या क्या रहे, वो सब हम जानते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के नाते भी कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुनकर ज्यादा बेहतर कदम उठाया, क्योंकि वे एक दलित है। अब जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे की थी कि वे अपने आप को साबित करें, प्रूव करें। अब तक मुझे नहीं लगता उनके पूरे उनका कार्यकाल को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, चलती हुई राहुल गांधी की यात्रा में वो चुनाव हुआ था। यद्यपि हम जैसे लोगों ने यह सवाल भी उठाया था कि इस समय जब यात्रा चल रही है तो ये चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। फिर भी कांग्रेस, और राहुल गांधी कांग्रेस है, मैं हमेशा कहता रहा हूं, उन्होंने जोखिम लिया, चुनाव कराया, खड़गे को अध्यक्ष बनाया। अब जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे की है कि वे अपने कामकाज से, अपनी सांगठनिक क्षमता से खुद को साबित करें। सबसे पहली चुनौती उनके सामने कर्नाटक आ गई, जो उनका खुद का गृह राज्य है। वहां पर उन्होंने खुद को साबित किया, और लगातार तब से मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को साबित कर रहे हैं। एक, वे संसदीय परंपराओं के ज्ञाता हैं, तजुर्बेकार हैं, संसद की परंपराएं, कायदे कानून, वहां बोलने चालने के तौर तरीके वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक पॉजिटिव बात यह है कि वे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, यद्यपि वे 3-4 भाषाओं के जानकार हैं, अंग्रेजी भी उतनी अच्छी बोलते हैं। लेकिन हिंदी, भारत से हिंदी में संवाद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त कांग्रेस को, जो खामी लोकसभा में उनके जो नेता हैं उनकी वजह से दिखाई देती है, अधीर रंजन मोहन चौधरी की वजह से। तो खड़गे अपने आप को साबित कर रहे हैं। आज उन्होंने सदन में सबसे पहले ये जो बात रखी कि राघव चड्ढा और संजय सिंह की सदस्यता बहाल की जाए,
ये बहुत अच्छी बात थी। जब आप एक गठबंधन लेकर साथ चल रहे हैं भविष्य की चुनौतियों के लिए, तो आपको अतीत के बहुत सारे घाव को भी ढकना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल क्या क्या कहते रहे गांधी परिवार के लिए या कांग्रेस के लिए। तो ये बड़प्पन आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस गठबंधन में आप बड़े भाई की भूमिका पे हैं। कोई कुछ भी कहे, उस गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको 12 करोड़ वोट मिले थे 2019 में, जिसके 50-51 सांसद हैं। तो ये जो उन्होंने बड़प्पन दिखाया, ये आगे गठबंधन की राह को और आसान करेगा। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने भी ये चुनौती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक निष्कलंक छवि के नेता है, उनके ऊपर ईडी वीडी छोड़ने की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की फिलहाल हिम्मत नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगता है कोई मौका आ गया तो ईडी उन पर भी आजमा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक सीधी चुनौती वे दे रहे हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इसी तरह चलते रहे तो प्रकारांतर से, अप्रत्यक्ष रूप से वे गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। भले राहुल गांधी या कांग्रेस उनका नाम आगे न बढ़ाए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किसी और के जरिए कहलवाकर, तीसरी चौथी किसी पार्टी से कहलवाकर उन्हें मैदान में रखा जा सकता है। और ये नरेंद्र मोदी के पिछड़े कार्ड के सामने दलित मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी चुनौती होंगे। जी आनंद जी। चलते चलते बिल्कुल अंत में राकेश डॉक्टर साहब, खत्म हो चुका है टाइम। एक लाइन, क्या पिक्चर खत्म हो चुकी है कि पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि 22 तारीख अभी 4 दिन और है, तो पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है। निश्चित तौर पर जादूगर की पोटली में कौन से कबूतर और हैं जिनको निकाल कर उड़ाएगा जादूगर, हम नहीं जानते। अंतिम टिप्पणी जो आपने ब्रजेश जी से मीडिया के 14 लोगों को लेकर बात कही, मैं सिर्फ एक उदाहरण के साथ बहुत संक्षेप में विराम दूंगा। मैंने एक पोस्ट लिखी है कल, ट्विटर फेसबुक पर दोनों पर है, कि क्या ये पत्रकार कहलाने लायक हैं, आप ही तय कीजिए। मैंने 2 उदाहरण उसमें दिए। 2 दिन पहले भोपाल में आज तक चैनल का कॉन्क्लेव हुआ था, पंचायत मध्य प्रदेश नाम से। एक का संचालन चित्रा त्रिपाठी कर रही थी। नाम लेके बात करने की जरूरत है, अब तो सरेआम सब नाम लिए जा रहे हैं। उनके सामने लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ थी। नेहा ने उनसे पूछा कि आप वो रिमोट से लहंगा उठाने वाले से सवाल क्यों नहीं करते। यानी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बारे में वो सवाल था। चित्रा त्रिपाठी ने, हिमांशु भाई, ऐसा अद्भुत तर्क दिया आत्मजीत जी। उन्होंने कहा वो 7 लाख वोट, 5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, इसलिए उनसे सवाल नहीं हो सकता। आप कल्पना कीजिए कि लोकतांत्रिक समाज में पंच भी तो 5 वोटों से जीता होगा, सरपंच 50 वोटों से जीता होगा। चित्रा त्रिपाठी की इस परिभाषा के तहत इस देश में पंच, सरपंच से लेकर सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी से भी सवाल नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि मनोज तिवारी 5 लाख वोटों से जीते, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैंने लिखा, क्या ये पत्रकार कहलाने लायक है। दूसरा दृष्टांत, उसी कॉन्क्लेव का दूसरा सत्र था, श्वेता सिंह संचालन कर रही थी, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर वहां पर मंच पर थी। मैं साध्वी कभी नहीं कहता, क्योंकि साधुत्व का उनमें कोई गुण नहीं है, आतंकवाद की आरोपी हैं, मुकदमा चल रहा है। तो प्रज्ञा ठाकुर के सवाल जवाब के बीच में वे गॉडसे के कसीदे पढ़ रही थी। प्रज्ञा ठाकुर वे गॉडसे को देशभक्त बता रही थी और कह रही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बापू, उन्होंने गलत किया था इसलिए उन्हें मार दिया गया। और श्वेता सिंह मुस्कुरा रही थी, आत्मजीत साहब मुस्कुरा रही थी। आप वो वीडियो देख लीजिए। क्या ये पत्रकार कहलाने लायक हैं? आतंकवाद की एक आरोपी गॉडसे की प्रशंसा कर रही है, महात्मा गांधी को गलत ठहरा रही है, और हम चुपचाप बैठे हैं मंच पर। उसने कोई प्रतिप्रश्न नहीं किया, रोकने की कोशिश नहीं की। तो कुल मिलाकर ये जो प्रतिबंध है, जिसे मैं सत्याग्रह कह रहा हूं, शुरू से पहले दिन से कांग्रेस ने भी बाद में कहना शुरू किया है, ये सत्याग्रह सिर्फ इस बात के लिए कि आप झूठ और नफरत के कीचड़ में नहाइए, उसमें लौटिए, हम आपसे दूर खड़े हैं। ये बैन कहां हुआ, ये प्रतिबंध कहां हुआ? इसकी पीड़ा जितनी इस मीडिया को है, उससे ज्यादा पीड़ा भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है, मानो उसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। कुल मिलाकर अब चुनावी वर्ष है, नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 24 में लोकसभा चुनाव होना है। तो एक एक मुद्दे पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। ताजा खबर यह है, जो मैंने अभी आपसे डिबेट में बैठे, हो सकता है आप लोग अवगत हों, वो जो चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि की नियुक्ति, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में, आयुक्त की प्रक्रिया के चयन में
वो इस बार एजेंडे में था, लेकिन अभी 4-5 घंटे पहले की खबर ये है कि मोदी सरकार एजेंडे में उस विषय को लेकर नहीं आ रही है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए चयन समिति में, एजेंडे में उन्होंने दिखाया भी था, सरकार ने बताया था 2 दिन पहले। लेकिन अभी की मेरी खबर यह है, मेरी नहीं, जिसने भी डाली है, वो विड्रॉ कर गई है सरकार उस मुद्दे पर। शायद उसे लगा हो कि ये कदम ठीक नहीं होगा। अब देखना होगा इस अगले 4 दिनों में जादूगर की पोटली में से और क्या निकलता है, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। जी आनंद।